इंटरेस्टिंग स्टोरी। विशुद्धानंद जी महाराज जो कि बाद में अपने संघ के प्रेसिडेंट हुए थे, तो विशुद्धानंद जी पहली पहली बार जब माँ का दर्शन किए थे जयराम बाटी जा करके, तो अभी क्या है देखिए, शहर के लड़के हैं तो उस समय तो साधु नहीं हुए थे, वैसे ही वो घर में ही थे उस समय, यंग लड़के थे। तो अभी क्या है कि जैसे ही पता चला कि यहाँ पे माँ है जयराम बाटी में, तो उनका अब जैसे माँ का सिर्फ छवि ही देखा था उन्होंने, और वो छवि देख करके ही उनके हृदय में ऐसा हुआ कि नहीं, माँ का तो दर्शन करना ही चाहिए। कलकत्ता में वो बीच बीच में क्या था कि कभी कभी दक्षिणेश्वर जाया करते थे, तो दक्षिणेश्वर में रामलाल दादा है, तो रामलाल दादा के साथ में अच्छा परिचय हो गया था। तो रामलाल दादा उनको ठाकुर के कमरे में रहने देते थे, सोने देते थे, और माँ काली का जो प्रसाद आता था तो वो उनको खिलाते भी थे। तो बोल करके रामलाल दादा के साथ काफ़ी अच्छा परिचय हो चुका था। अभी एक दिन ऐसा हुआ, रामलाल दादा ने विशुद्धानंद जी को, जितेन उस समय का लड़का, यंग मैन, तो उनको कहा कि जाओ, एक काम है, एक डॉक्टर है, उसको जाकर के कुछ मेरा काम है करके आना। तो ये विशुद्धानंद जी, जितेन महाराज उनको गए मिलने के लिए, देखा कि ये डॉक्टर जो है वो तो पुराना डिवोटी था ठाकुर का, और उसके घर में ठाकुर का फोटो था, तो ठाकुर के फोटो के साथ में और एक स्त्री का भी फोटो था, साथ में ही रखा था। तो जितेन महाराज पूछते हैं कि अरे ये कौन है, ये स्त्री कौन है, इनका ठाकुर के साथ में ही उनका फोटो क्यों रखा है। तो इस डिवोटी ने कहा कि वो तो है हम सबकी श्री श्री माँ, और वो ठाकुर की सहधर्मिणी है, ठाकुर के रहते रहते वहीं दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ही रह करके ठाकुर की सेवा किया करती थी, और वो अभी जीवित भी है। तो विशुद्धानंद जी जैसे सिर्फ फोटो ही देखा, इतना जैसे कि भीतर में से श्रद्धा और भक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मुझे तो माँ का दर्शन करना ही करना है, किंतु मैं कैसे करूँ, आप मुझे बताइए कहाँ पे वो रहती है। तो एक डिवोटी ने कहा कि जयराम बाटी में रहती है, वहाँ पे आपको जाना होगा, किंतु रास्ता जो है बड़ा ही दुर्गम है, वहाँ बीच बीच में ये जो लुटेरे हैं वो अटैक भी करते हैं, यात्रालुओं को पैसा तो लूट ही लेंगे किंतु मर्डर भी कर देंगे, यह सब डर है वहाँ पे जर्नी का। तो विशुद्धानंद जी कहते हैं कि वो कुछ भी हो, मैं तो जयराम बाटी जाऊंगा, दर्शन करूंगा। तो ऐसे संकल्प किया, और रास्ते में अभी वो यात्रा पे निकल भी गए, मन में है आजकल क्या है, वो अभी हाईवे, ट्रेन और गाड़ी का यो युग आ गया है ना, हमको लगता नहीं है अभी कलकत्ता से जयराम बाटी की यात्रा फटाक करके वो हो जाएगी, 2-2.5 घंटे न कि इतना लगता है। तो किंतु उस समय थी बड़ी ही कठिन थी, 3-3.5 दिन के आसपास लग जाएंगे। वे वर्धमान तक ने कि कहाँ तक आपको ट्रेन में जाना होगा, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर ना कि रास्ता आपको ये बैलगाड़ी में काटना है, वो फिर जब जयराम बाटी आ जाएंगे तो पैदल ही चलना है, वो सब है काफ़ी कुछ वहाँ पे। तो ऐसा कठिन रास्ता पार करके करके जा रहे हैं, और मन के भीतर में एक, अभी शहर के लड़के हैं तो वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ में कोई ऐसा होता व्यक्ति जो कि माँ को, जो कि मुझे माँ को इंट्रोड्यूस करवा दे। ये ऐसा होता है ना सिटी में कि हम किसी को मिलने को जाते हैं, अब जैसे वो जो अभी ये जो वेस्टर्न सब कल्चर अपने में प्रवेश करने लगा है, तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी है। आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो कमरा खुला भी है ना, पहले नॉक किया कीजिए, नॉक करने के बाद में प्रवेश कीजिए, दरवाज़ा खटखटाने के बाद में, क्योंकि क्या ये सब जेंटलमैनलीनेस है। फटाक करके दरवाज़ा खोल करके भीतर में चले गए तो किसी का प्राइवेसी भंग होता है। एक इंटरेस्टिंग घटना, स्वामी जी ने एक लेटर लिखा, तो लेटर लिख करके किसी विदेशी डिसाइपल को, और फिर एनवेलोप में बंद किया, फिर ये हरि महाराज को दिया, तुरानंद जी को, कि जाओ इसको पोस्ट करके आओ। तो हरि महाराज ने लेटर लेकर के जा रहे हैं, और उन एड्रेस देख रहे हैं कि कौन सा एड्रेस है। तो जैसे ही वो एड्रेस पढ़ रहे हैं, स्वामी जी ने उनको वापस बुलाया। तो स्वामी जी ने कहा, देखो मैंने तो तुमको लेटर पोस्ट करने को कहा था, एड्रेस पढ़ने को तो नहीं कहा था, तुम अननेसेसरी एड्रेस क्यों पढ़ रहे हो। यानी कि क्या है, ये सब कुछ कुछ वेस्टर्न वैल्यूज़ है कि प्राइवेसी है, किसी का मेंटेन करना है वगैरह वगैरह। एक तो कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी भी है। स्वामी जी ने यह सब चीज़ें बेलूर मठ में काफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई है, ऐसी सब सिंपल चीज़ें कि, तो क्या है कि
ये भी एक वेस्टर्न वैल्यू है कि किसी के घर जाते हैं, अब पहली बार किसी को मिलते हैं तो बीच में कोई एक इंट्रोड्यूस करने वाला चाहिए आपको, कि हाँ कोई कहे कि माँ ये लड़का है, कलकत्ता से आया है, इसका नाम ये जितेन है, वगैरह वगैरह, आपका डिवोटी है, बोल करके माँ को इंट्रोड्यूस करवा दे, तभी तो माँ उनको एंटरटेन करेगी ना। बिना एक अनजाने लड़के को अपने घर में हटा, एकाएक वो आ गया है देख करके थोड़ी ना कोई उनके साथ में बात करेगा, पहले ही पूछेगा भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। और फिर दूसरा, उस समय का प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे यंग लड़के जो है, ये बंग भंग के बाद में ये जो रेवोल्यूशनरी जो सब मूवमेंट प्रारंभ हुआ था बंगाल में, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, तो बोल करके अभी पुलिस लोगों की भी काफ़ी नज़र रहती थी उस समय। उस समय ऐसा हुआ था, माँ उस समय काशी में है, और ये जो देवव्रत महाराज ने, वही उनका नाम है मोस्ट प्रोबेबली, वो भी वहाँ पे थे, तो वो पहले रेवोल्यूशनरी थे, किंतु अभी तो वो सब छोड़ करके माँ के साथ में रह रहे हैं। तो एकाएक न्यूज़ आया कि वो जो दिल्ली में जो वाइसरॉय जो है इंडिया का, उसके ऊपर में किसी ने बॉम्ब फेंका है और उसकी हत्या करने के लिए। तो माँ कहती है कि अरे वो तो अच्छा आदमी है, उसके ऊपर में बॉम्ब क्यों फेंका, उसकी हत्या क्यों कर रहे हैं। इस आशा है, वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश वाइसरॉय भारत के लिए अच्छा है, किंतु क्या है कि किसी की हत्या करके भारत को ये जो है स्वतंत्रता कभी नहीं मिलने वाली। इस तरह की रक्तपात से मिली हुई स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। फ्रीडम है वही अच्छा है, जो कि उसका रूट रीज़न क्या है, भारत बटा हुआ है नात जात यह सब वगैरह में, तो भारत को एकजुट करना है। जैसे ही भारत की जनता एकजुट होगी, ब्रिटिश साम्राज्य का ऑटोमेटिक भारत में से गायब हो जाएगा। तो दैट इज़ अ बेटर वे। भारत में स्पिरिचुअलिटी फैलाओ, भारत की प्रजा में जो डिवीज़न है, यह जो लैंग्वेज को लेकर के, रीजियन को लेकर के, रिलीजियन को लेकर के, कास्ट को लेकर के, ये सब को डिवीजन को दूर करो, भारत को यूनाइट करो, तो इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली मिलेगा। और सब कुछ आध्यात्मिकता के ऊपर में होना चाहिए। रक्तपात के ऊपर में जो फ्रीडम हमको मिलेगा, वो भारत की परिस्थिति ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी ही होती। ये पाकिस्तान को फ्रीडम मिला है रक्तपात के ऊपर में, तो वे अब वो पूरा हिस्ट्री में उसका वही चलता रहेगा, टेररिज्म। तो क्या है, भारत को तो एक फ्रंटियर सिविलाइजेशन होना है। हम लोगों को इस तरह से चीप फ्रीडम से किसी काम का नहीं है। तो फिर माँ ने कहा कि इस तरह से उसके ऊपर में बॉम्ब फेंक करके हत्या करने का क्या प्रयोजन था। तो जो भी है, अभी यह तो समाचार आया, इसके बाद में किंतु दूसरा समाचार आया कि अभी पुलिस तो सीआईडी जो था उस समय का, वो तो पकड़ेगी ना सबको, जिसने भी बॉम्ब फेंका, इसके पीछे क्या किसका यह है नेटवर्क है, कौन काम कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसा समाचार आया कि पहले पहले जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको पकड़ करके अभी ये पुलिस वाले ले जाएंगे और उनको इंटेरोगेट करेंगे। तो अभी ये जो देवव्रत महाराज थे वो तो रेवोल्यूशनरी थे और काशी में माँ के ही साथ में, माने वो जो काशी आश्रम है वहीं पे रह रहे थे। तो बाकी सब साधुओं को ये डर लग गया कि ये महाराज यदि यहाँ पे रहते हैं और पुलिस वाले आकर के सब ये करेंगे इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है कि माँ को भी इससे तकलीफ का सामना करना पड़े। माँ को भी ये ब्रिटिश पुलिस का तो कोई ठिकाना नहीं है ना, और ये वाइसरॉय के ऊपर में अटैक हुआ है, तो वे लोग तो वैसे ही ज़्यादा गुस्से में होंगे, जो सामने में आएगा उसको ये कर लेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, क्या पता। तो सब बाकी सब साधु लोग डर गए। तो किसी ने कहा माँ को कि माँ ये जो है लड़का, ये तो साधु होने को आया तो है, किंतु पहले रेवोल्यूशनरी था, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो माँ ने कहा अरे वो तो सब उसने छोड़ दिया है, अभी तो वो साधु का जीवन जी रहा है, उसको डर किस बात का है। तो माँ की इच्छा नहीं थी उसको वहाँ से निकालने की, किंतु फिर ये महाराज ने अपने से सोचा कि अरे अननेसेसरी में यहाँ पे रहूँगा तो माँ को कष्ट होगा, बोल करके वो काशी से शिमला चले गए। उनके भाई शिमला में रहते थे, तो वहाँ पे तो देखिए कि यह जो ऑलरेडी ब्रिटिश राज में ये यंग लड़के थे, थोड़ा सा जिनके भीतर में ये आत्मसम्मान था, थोड़ा सा ये पेट्रियोटिज्म था, थोड़ा सा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मश्रद्धा थी, और थोड़ा सा ये एक भीतर में तेज उत्साह और ये ओजस था,
ऐसे लोग वैसे ही ये पुलिस वालों की नज़र में रहते हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता का ऐसा ही एक लड़का, तेज उत्साह ओजस से भरा हुआ, ये लड़का एकाएक जयराम बाटी में आ जाएगा माँ के घर पे। तो नेचुरली 10 लोग पूछेंगे कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा ये रेवोल्यूशनरियों के साथ में कोई संपर्क है कि नहीं, तुम यहाँ पे मत रहो, माँ को थोड़ा सा कष्ट होगा, ऐसा वो बहुत कुछ चीज़ें होने की संभावनाएं है। तो जितेंद्र महाराज सोच रहे हैं कि यदि कोई मुझे इंट्रोड्यूस करवा दे माँ के साथ में तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा सोचते सोचते वो जयराम बाटी गए तो सही, और वो पूरी अपेक्षा रख रहे हैं कि माँ उनको जाने से पहला ही प्रश्न करेगी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो ऐसी पूरी अपेक्षा लेकर के जैसे ही माँ को प्रणाम किया जयराम बाटी जा कर के, तो वैसे ही माँ ने प्रश्न किया, बेटा तुम अच्छे हो तो, यात्रा में कोई तुमको दिक्कत नहीं हुई तो जितेंद्र महाराज अपने हाथों से ये बात लिखते हैं, कहते हैं कि मेरा हृदय अभिभूत हो गया कि जाना बिल्कुल अनजाना, बिल्कुल पहचान बिना का एक लड़का जब आता है तो कोई भी स्त्री तो ऐसा तो पूछेगी कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये कुछ नहीं, जैसे कि बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ अपना संतान जैसे कि फिर से घर आता है। तो माँ कितना स्नेह से उसके साथ में वार्तालाप करती है, उसकी केयर करती है, उसको खाने पीने को देती है, रहने की व्यवस्था कर देती है, आध्यात्मिक चर्चाएं करती है। कभी ये पूछती नहीं कि क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, वो सब पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। माँ, बेटा माँ के पास में क्यों आता है? आता है प्रेम प्राप्त करने के लिए, स्नेह प्राप्त करने के लिए। तो माँ को हृदय से पूरा पता है कि कौन आया है उनके पास में।